गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस हमने कवर कर दिया था। अब आज से हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देते चला जाऊंगा, प्रैक्टिस से देते चला जाऊंगा और आप लोग बनाते चला जाना, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, बस इतना ही करके चले जाओ, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। जो कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम रहता तो उसमें पढ़ना ज़रूरी था, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो पढ़ना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है उसका प्रैक्टिस करो। क्लियर है? आइए समझते हैं हम लोग। आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन को देखने के लिए सबसे पहले देखो फ्रिक्शन होता क्या है। अब ध्यान से मैं बताते चला जाऊंगा, समझते चला जाना। फ्रिक्शन होता है कोई भी सरफेस, अगर दो सरफेस आपस में टच होता है तो दोनों में एक रगड़ होती है, उस रगड़ को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। मतलब अगर ये हमारा हाथ है, इस हाथ पे अगर हम इसको इस तरह स्लाइड करें तो स्लाइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा हाथ और ये हाथ, दोनों हाथ का क्या है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी मोशन को रोकने का काम करता है। मतलब कि जो फ्रिक्शन है उसके चलते कोई भी मोशन अपोज होता है। हम लोग जो धरती पे चलते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जो कदम हम लोग इस तरह से रखते हैं तो धरती और हमारा जो पैर है दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन हो रहा है, जिसके कारण कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक। हालांकि उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किस तरह से काम करता है। मतलब अगर मान लो कोई एक सरफेस है, यह रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस अगर है तो इस तरह से डिनोट करते हैं। इफ रफ सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं। जैसे ही इधर की ओर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये बॉडी जब रेस्ट में था तो जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इधर मूव नहीं करता है। क्यों मूव नहीं करता है? क्योंकि ये बॉडी और ये सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको रोक रहा है। फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब उतना ही फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो जो इधर की ओर फोर्स लगता है उसको हम लोग F, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, अब मान लो कि ये बॉडी को थोड़ा सा इंक्रीज और इसको इंक्रीज किए, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब जो फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन वाला फोर्स लगा रहा है। फिर हम इंक्रीज किए, अब यह इस कंडीशन में है कि अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो ये मूव करने लगेगा। मतलब उस समय यह फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। ये केस, जैसे ही फोर्स को थोड़ा सा और हम इंक्रीज करते हैं ये मूव करने लगता है। तो अगर जैसे ही मूव करने लगता है इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह इस फोर्स से कम है, ठीक है। उसी चीज़ को क्या है, ये डायग्राम दिखाता है। क्या दिखाता है डायग्राम? कि अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे फोर्स को बढ़ रहा है फ्रिक्शन फोर्स भी देखो उसी तरह से बढ़ रहा है। मतलब फोर्स ये किए तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। फोर्स इतना इंक्रीज किए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इतना इंक्रीज हुआ। अगर फोर्स को हम यहाँ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स देखो बड़ा हो गया। मतलब जैसे जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स, अब जहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो फोर्स है दोनों बराबर हो जाता है। अब अगर थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। कहने का मतलब कि 0 से 1 जो आपका 0 से 1 जो डायग्राम शो कर रहा है वह जोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को शो कर रहा है। मतलब कि जैसे ही बॉडी अगर इसके ऊपर रखा हुआ है, आप फोर्स कितना ही बढ़ाते चले जाओ, अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसको हम लोग 0 से 1 इस डायग्राम में डिनोट करते हैं। अब 1 के ऊपर क्या होता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब 1 के ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ रहता है। जैसे ही फोर्स को और बढ़ाते हैं, मतलब इम्पीडेंट टू मूव, अबाउट टू मूव करने के लिए तैयार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगाया रहता है ये। जैसे ही फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अब ये मूव करने लगता है। मूव करने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वह कम हो रहा है
और वह यहाँ पे ग्रेजुअली कम होता है, और एक जब इस फोर्स को हम बढ़ाएं और इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं तो एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है जब यह मोशन में होता है। ठीक है, तो 0 से 1 जोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखाता है, 1 से 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मीन अबाउट टू मूव। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अब वह स्टैटिक फ्रिक्शन उसका कांस्टेंट हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, उससे ज़्यादा अब वह बियर नहीं कर सकता, अब वह फोर्स बढ़ाने पे बॉडी मूव करने लगेगा। तो 1 से 2 को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जोन, मतलब अबाउट टू मूव, अब वह मूव करने के लिए तैयार है। जैसे ही हम फोर्स को और बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और 2 से 3 कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब जब बॉडी मूव में हो जाता है तब इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है, जिस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 कंडीशन होता है। पहला, बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, दैट मीन बॉडी रेस्ट में होना चाहिए। जब बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगा देते हैं कि अब वह अबाउट टू मूव है, तब उस समय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। मतलब अब ये लिमिट से पार हो गया, अब लिमिट से ज़्यादा लिमिट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 2 से 3 जब वो बॉडी मूव करने लगता है तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, यही इसमें समझाया हुआ है। आइए अब कुछ चीज़ें समझते हैं, मैं बोलते चला जाऊँगा, आप लिखते चले जाना। ड्राई फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, नॉन विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, इन सबको हमें देख लेना है। ड्राई फ्रिक्शन किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट्स बनाते चले जाओ। ड्राई फ्रिक्शन हम उस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं जब दो सरफेस के बीच में, इसको मैं थोड़ा रख लेता हूँ, जब दो सरफेस के बीच में कोई भी लुब्रिकेंट ना हो, मतलब कि ये दोनों आपस में रगड़ खा रहा है। ठीक है, मतलब ड्राई है, दोनों सरफेस क्या है, सूखा हुआ है, तब जाकर के जो फ्रिक्शन बन लगता है उसे हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर स्लाइड कर रहा है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब फ्लूइड के अंदर, जब मतलब कि अगर कोई दो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके बीच में कोई फ्लूइड आ जाए, मतलब जिस तरह से कोई दो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके बीच में हम कोई तेल दे देते हैं, तो तेल देते तो कितना ससरने लगता है, तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। उसी फ्लूइड फ्रिक्शन में आता है नॉन विस्कस फ्रिक्शन और विस्कस फ्रिक्शन। देखो विस्कस फ्रिक्शन कब कहते हैं, जब तेल का जो थिकनेस है, मतलब ज़्यादा तेल दे दिए हैं और उस तेल के ऊपर ही फ्रिक्शन कर रहा है, जैसे कि ग्रीस के ऊपर मोटा परत दे दोगे दोनों सरफेस के बीच में, तो उसको हम लोग कहेंगे विस्कस फ्रिक्शन, मतलब थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट इज हाई। अगर थिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट इज लो देन इट इज कॉल्ड नॉन विस्कस फ्रिक्शन। अगर वो पतला थिन है, पतला सिर्फ तेल है, तो उसको कहेंगे नॉन विस्कस फ्रिक्शन। ये पढ़ना है आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब, जब कोई बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव कर रहा है और दोनों बॉडी मूव कर रहा है, वह बॉडी भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों बॉडी मूव भी कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर रहा है, उसे हम लोग कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। मतलब दोनों बॉडी मूव कर रहा है तो हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, इतना हमें समझना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, वो हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग मतलब रोल कर रहा है, रोल करेगा, और स्लाइडिंग मतलब स्लाइड, ऑब्वियसली बात है कि स्लाइडिंग वाला जो फ्रिक्शन है ना वो ज़्यादा होगा, किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। ये समझ गए। अब आते हैं ये सब क्या है, देखो भाई ये डिनोट है, इसको नोट कर लेना। एफ डिनोट करता है फ्रिक्शनल फोर्स को, म्यू डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, आर डिनोट करता है नॉर्मल रिएक्शन को, म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मतलब स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैक्सिमम मतलब स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। कहाँ पर, जब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये P दोनों बराबर हो जाए और थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो ये मूव करने लगेगा, उस समय के कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक, मतलब FS मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। FK क्या है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। कब, जब बॉडी मूव कर रहा है उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
म्यू के होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या एफ इजकल टू म्यू आर एफ के इजकल टू, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है? अच्छा, म्यू के, अगर हम लोग म्यू के की बात कर लें तो म्यू के क्या होगा? म्यू के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है किससे? कोफिशिएंट ऑफ एस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये याद रखना। अब ये क्या है? एफ इजकल टू म्यू आर, ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फ्रिक्शनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स? एक तो इसका वेट है जो कि नीचे लगेगा mg, हमेशा याद रखना। mg जो है ऑलवेज, नोट करके लिख लो, mg जो उसका वेट है ऑलवेज सर्फ मतलब डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है ये ऊपर लगेगा। ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, तो ये सरफेस के मान लो सरफेस ऐसे रहेगा और इस तरह से बॉडी रहेगा इंक्लाइंड में, तो हमेशा जो mg है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर खड़ा है ना, तो ये इस नीचे फोर्स लगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये ऐसे फोर्स लगेगा सरफेस, ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। कौन? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर से डिनोट किया। इधर हमने एक फोर्स लगा दिया P, जैसे ही फोर्स लगाया P तो मूव, अगर यह बॉडी इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, जिसको हम लोग F कहेंगे। और यही F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। दैट मीन्स F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और F को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं म्यू। इस म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बता रखा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर K लिया हुआ है तो इसका म्यू का K लेंगे, S है तो यहाँ पे S लेंगे, K है तो ये S लेंगे। ये तो खैर कंडीशन है कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और याद, चूँकि न्यूमेरिकल बनाएंगे ये सब के सब चीज़ें क्या होगा आपके इसमें आएगा। ठीक है, दो चीज़ें नोट बना के लिख लो कि जो mg है, जो उसका वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। दो नोट लिख लो। अब एक चीज़ और, मान लो कि अगर यहाँ पर इस तरह से ये कोई एंगल 30 डिग्री बनाया हुआ है और इस तरह से ये सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ पर इस तरह से mg लगा हुआ है। तो जरा देखो, अगर सरफेस ऐसे रहता तो ये बॉडी कैसे रहता? ये बॉडी कैसे रहता? इसके ऊपर ऐसे रहता, लेकिन ये सरफेस 30 डिग्री से घूम गया है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी अगर बॉडी यहाँ रहता तो नॉर्मल ऐसे रहता। तो अगर ये इन प्लेन ही इस तरह से घूम गया है तो ये जो नॉर्मल है इसके ऊपर, यह भी तो ऐसे ही घूमेगा। जितना यह घूमेगा उतना ही इसके ऊपर नॉर्मल घूमेगा। इसका मतलब है कि जितना एंगल इंक्लाइन रहता है उतना ही एंगल ये वाला रहेगा 30 डिग्री। क्यों रहेगा ये वाला? बिल्कुल, क्योंकि जितने से ये घूमेगा उतने ही से क्या होगा, ये वाला नॉर्मल भी घूमेगा इस तरह से। ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो जितना अल्फा अगर एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। कौन सा? ये वाला। क्लियर है? क्योंकि ये mg है और ये mg है और यह mg, ये तो मतलब अवश्य सी बात है कि जितना ये घूमेगा उतना ही इसका नॉर्मल घूमेगा। भाई इसका नॉर्मल देखो, mg ऐसे था, नॉर्मल भी ऐसे ही था। जितना ये घूम रहा है उतना ही तो ये mg से ऐसे की ओर घूमेगा नॉर्मल। बात समझ रहे हो? इसलिए नॉर्मल ऐसे घूमता है, इसलिए जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आइए, नोट हो गया। अब देखते हैं हम लोग कुछ चीज़ें और जो कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए होता क्या है, टोटल रिएक्शन, एक इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है। इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सा क्या क्या काम करेगा ध्यान से देखो। एक तो नीचे की ओर mg काम करेगा, ये कन्फर्म है। ऊपर की ओर रिएक्शन काम करेगा।
जब इधर की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में काम करता है। जब ये सब सारी चीज़ें हो गया तो अब क्या करेंगे, देखो इधर से F लग रहा है, जबकि हमें पता है कि F इजिकल टू म्यू आर होता है। अब अगर हम यहाँ से इस तरह से F रख दें, मतलब इस फोर्स को ऊपर जाके इस तरह से कर दें, तो ये R और ये F, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, एक रिजल्टेंट बनाएगा। यह जो रिजल्टेंट है S, यह जो रिजल्टेंट है S, इसको हम लोग कहते हैं टोटल रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हो रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट भाई, F और R का, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता है, √r² प्लस F², यही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं फिर tan phi, अगर हम इसमें tan लगा दें तो tan phi इक्वल टू क्या होता है, F/r, F/r tan phi होगा। इसको हम लोग म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू। फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बस ये डायग्राम याद रख लो। F हमेशा परपेंडिकुलर टू R होगा, F और R के बीच में परपेंडिकुलर है, इसलिए a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, cos थीटा 90 वो 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा बन गया है। tan phi हमेशा क्या होगा, F/r, जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। दैट मीन्स tan phi इजिकल टू म्यू होता है, क्योंकि देखो ना F इजिकल टू म्यू आर, ठीक है, तो म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, F/r, इसको tan phi कहते हैं, phi एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये तो हो गया हॉरिजेंटल सरफेस के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हॉरिजेंटल तो ये है, सरफेस आपका इंक्लाइंड हो जाएगा अल्फा से, तो इस बॉडी के ऊपर क्या क्या लगेगा, मोशन नीचे हो रहा है, अगर मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, दैट मीन्स इधर की ओर क्या लगेगा, F लगेगा, जिसको कि हम लोग म्यू आर भी कहते हैं। अब जरा देखो कंपोनेंट्स और इसमें, इस अल्फा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा अल्फा को, इस वाले अल्फा को, जिस हॉरिजॉन्टल से जितना इंक्लाइंड प्लेन पे है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं कि भाई अब क्या क्या रिलेशन होगा, अल्फा कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, अल्फा कैसे निकालेंगे। अगर ये W है तो इसको हम पहले कंपोनेंट में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक वर्टिकल है, सॉरी ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। इसको जब तोड़ेंगे तो इधर की ओर क्या टूटेगा, जरा देखना, इधर की ओर टूटेगा W cos अल्फा टूटेगा। अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, और एक इधर की ओर टूटेगा, मतलब एक इधर की ओर टूटेगा, इधर क्या टूटेगा, W sin अल्फा। ये सब तो बता रखा है, अल्फा है, कॉस लगेगा, इधर साइन लग जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, मोशन इधर, F उधर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एलोंग इंक्लाइंड प्लेन हम क्या करेंगे, फोर्स को कंसिडर करेंगे। जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फोर्स को जब कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये इधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, तो होगा क्या यहाँ से, W sin अल्फा इजिकल टू F मतलब म्यू आर इजिकल टू म्यू आर, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला जो भी फोर्स है उसको कंसिडर करेंगे, यानी कि इधर वाले को कंसिडर करेंगे। R तो ऐसे ही लग रहा है, तो ये बराबर ये होगा, कहने का मतलब कि R बराबर W cos अल्फा हो जाएगा, R बराबर W cos अल्फा, यही होगा। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे कि 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या पाएंगे भाई, दिस बाय दिस करेंगे, है ना। तो अच्छा इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W cos अल्फा इज इक्वल टू R, इसी को मान लो 2। अब दिस बाय दिस करेंगे, मतलब W sin अल्फा डिवाइड में W cos अल्फा, ये कर दिया। अब राइट साइड वाले कर दो, F लिखो चाहे म्यू आर लिखो, तो म्यू आर बटा R करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू म्यू आर बटा आर। एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, R से R खत्म, W से W खत्म, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू हो गया, लेकिन म्यू हम लोग क्या जानते हैं, tan phi भी तो जानते हैं। इसका मतलब है कि ये tan phi हो गया, ठीक है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू phi हो गया। कौन सा कंडीशन में, जब यह बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा और इंक्लाइन के ऊपर रहेगा, तब जो अल्फा है एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, देखो अब 2 चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रख लेना है, क्या क्या, कि जो फाई है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब जो रिजल्टेंट है और जो F है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, कितने पे इंक्लाइंड है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। ठीक है। इन दोनों को आराम से आप याद कर लो, बस समझ लो, डायग्राम समझ लो, किस कंडीशन में किस कंडीशन में, अपने मन से लिख लो। हाँ भाई, यहाँ पे ये कंडीशन है तो ये होगा, ये कंडीशन है तो ये होगा। ठीक है। इसको अपने अपने लैंग्वेज में लिखो और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। आइए, हो गया। अब कुछ चीज़ें जो कि हमें बेशक से याद रखना है। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है, एक अप्रोच है, मैं एक बार बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वही अप्रोच लगाना है। ठीक है। बाकी रिजल्ट में दे दूंगा, रिजल्ट आप याद रख लेना। करना क्या है फ्रिक्शन में कि अभी हमने क्या देखा था, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब है कि इसके पहले जो हमने कहा था, क्या कहा था, tan phi है ना इज इक्वल टू म्यू, ऐसा होता था। ठीक है। और अल्फा इजकल टू फाई होता था। ये कब होता था भाई, जब कोई प्लेन था, इंक्लाइंड प्लेन था और यह नीचे की ओर मूव करने की टेंडेंसी में था लेकिन मूव नहीं कर रहा था और इधर की ओर फोर्स लग रहा था। ठीक है। ये सब चीज़ें हमें याद है। अब केस बनता है, बहुत सारा केस। पहला केस मैं डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा केस है भाई, अब केस ऐसा है कि इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन अल्फा के ऊपर है, इस तरह से एक बॉडी रखा हुआ है और यह बॉडी अब कह रहा है कि इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक, मतलब अप साइड मूव कर रहा है। अप साइड अगर मूव कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगा, देखो अप साइड मूव कर रहा है तो पहला केस क्या है कि फोर्स हम इधर की ओर लगाएंगे तभी तो अप साइड मूव करेगा, इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नीचे की ओर W लगेगा, रिएक्शन कैसे लगेगा, R ऐसे रिएक्शन लगेगा। ये पहला केस है। पहला केस का मतलब अप मूव किए जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगे जा रहा है। उस केस में आपको क्या क्या निकालना है कि रिएक्शन क्या होगा और जो T है वो क्या होगा, T कहाँ से आ गया, F क्या होगा। ठीक है। अब हम लोग सब चीज़ क्या है निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यही केस है। पहला केस ये था, ठीक, पहला केस अगर ये है तो इसका पहले फ्री बड़ी डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से फ्री बड़ी डायग्राम बना लेंगे। ये अल्फा हो गया, इसको हमने पार्टिकल मान लिया। कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। पहले तो इसका नॉर्मल लगेगा एक, जो कि इधर की ओर रिएक्शन लगेगा। इसी का इस तरह से नीचे की ओर W लगेगा जो कि mg होगा। जो अल्फ़ा ये है उसी से तो ये भी मूव किया, अभी बताया था, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये बॉडी चूँकि इधर की ओर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इधर की ओर कोई फोर्स P लग रहा है। अगर P फोर्स उधर लग रहा है तो ये वाला फोर्स क्या है, नीचे की ओर F लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब करना क्या है, इसको ध्यान से देखो। इसको हम क्या करते हैं, चेंज मतलब बांट लेते हैं। किस में बांट लेते हैं, इसको हम इसके कंपोनेंट को तोड़ देते हैं। अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर के कंपोनेंट क्या होगा, W cos अल्फ़ा, इधर की ओर क्या होगा, W sin अल्फ़ा, ऐसा कुछ होगा और कुछ टूटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको एलोंग प्लेन, अगर हम फोर्स को कंसिडर करें तो यही है एलोंग प्लेन, मतलब दो फोर्स इधर लग रहे हैं तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इजिकल टू हो जाएगा F प्लस W साइन अल्फ़ा। ये पहला इक्वेशन मान लो। दूसरा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, तब क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर R इजिकल टू W cos अल्फ़ा, R इजिकल टू W cos अल्फ़ा। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। करना क्या है, इन दोनों की हेल्प से हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो अब जरा देखो, उस समय हम क्या किए थे, R F था वहाँ पे, R कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इजिकल टू F को तो म्यू R लिख ही सकता हूँ,
म्यू आर प्लस डब्लू साइन अल्फ़ा। ठीक, आर है यहाँ पे इजकल टू डब्लू कॉस अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आर इजिकल टू डब्लू कॉस अल्फ़ा। ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू है ना इसमें दे देंगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आर की वैल्यू है ना इसमें पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, P इजिकल टू म्यू आर, तो म्यू, अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, डब्लू कॉस अल्फ़ा, और बच गया क्या, डब्लू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब P इजिकल टू म्यू, अच्छा एक बात और, अल्फ़ा तो दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको क्या दिया रहे, फाई भी दिया रहे, फाई का मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दिया रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, म्यू को हम तो जानते हैं कि म्यू बराबर होता है क्या, tan ऑफ फाई होता है। अब यहाँ से डब्लू कॉस अल्फ़ा म्यू फाई, म्यू तो आर के साथ है, ठीक, प्लस डब्लू साइन अल्फ़ा, ऐसा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फ़ा प्लस डब्लू साइन अल्फ़ा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन फाई मतलब ये क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू साइन फाई इंटू साइन अल्फ़ा, फिर प्लस में डब्लू इंटू साइन अल्फ़ा, साइन फाई होगा ना, साइन फाई इंटू कॉस अल्फ़ा होगा, साइन फाई इंटू कॉस अल्फ़ा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो डब्लू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस फाई, लेकिन नीचे में तो कॉस फाई रहेगा ही रहेगा, नीचे में कॉस फाई रहेगा ही रहेगा। अगर इसको मैं और देख लूँ तो इस डब्लू को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, मतलब साइन फाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा, कॉस ऑफ फाई, ये किसकी वैल्यू निकली, पी की। तो अब कभी भी हमसे पी की वैल्यू पूछा जाए, मतलब कि साइन फाई ये दिख रहा होगा आपको, हाँ, अब कभी भी हमसे अगर पी की वैल्यू पूछा जाए इस कंडीशन के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा, कंपोनेंट को तोड़िए और बनाइए, फॉर्मूला याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव जल्दी बन जाएगा। ठीक, पी की वैल्यू निकल गई। अब क्योंकि उसमें फाई दिया रहेगा, अल्फ़ा दिया रहेगा, अब इसी से, अब जब पी की वैल्यू निकल गई तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है। तो पी, चलो पहले इतना नोट करो, उसके बाद फिर इसको उसमें पुट करके आर की वैल्यू एफ वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए हो गया नोट। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब ये चीज़ हमारा निकल गया है, कहाँ गया है, जब ये चीज़ हमारा निकल गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, फाई रहे अल्फ़ा रहे फाई रहे, डायरेक्ट पी की वैल्यू निकाल देंगे। आर की वैल्यू तो अल्फ़ा तो दिया ही रहेगा, तो आर तो यहीं से निकल जाएगा, उसमें कोई करने की बात नहीं। ठीक है, मतलब पहला केस ये है, ये केस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं बहुत सारा केस है, उस केस को मैं डिस्कस कर दूंगा, पी की वैल्यू निकाल दूंगा, और वो मैं आपको रिजल्ट डायरेक्ट दे देता हूँ। उस रिजल्ट को याद रखो, नहीं याद रखना है तो इस तरह से आपको हर कंपोनेंट को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए फिर इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, आइए अब देखते हैं कुछ रिजल्ट्स क्या है, देखो ध्यान से। ये सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो मोशन है, यह मोशन नीचे की ओर हो रहा है, मोशन नीचे की ओर हो रहा है, तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा। ये इधर की ओर अप्लाइड फोर्स P लगेगा, इसके ऊपर ये नॉर्मल लगेगा जो कि रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। अगर P इधर लग रहा है तो कन्फर्म है कि इधर क्या लगेगा, F लगेगा। F कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है, सब भाई हम बोल दे रहे हैं, सब लिख लेना, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब यहाँ से सीधे नीचे की ओर क्या लगेगा, W लगेगा, जो कि होता है mg, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। अगर यह सिचुएशन है तो जो P की वैल्यू है W इज mg
कॉस फाई, फाई क्या है, अच्छा अब आपको फाई समझ नहीं रहा क्या होगा, फाई तो आपको पता है ना, फाई क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई कहते हैं। अल्फा पता है एंगल ऑफ रिपोज, जो ये वाला एंगल होता है, फाई, ये फाई है, ठीक। पी की वैल्यू ये होती है। अच्छा अब फाई समझ के क्या होता है लिख लेना। ये केस क्या है, मोशन ऊपर जा रहा है, जैसे ही मोशन ऊपर जा रहा है तो कन्फर्म है कि इधर की ओर पी लग रहा होगा। ओ ये तो उल्टा कर दिए हम, मोशन इधर है ना, इसका मतलब है कि पी इधर लग रहा होगा और एफ इधर लग रहा होगा। देखो करना क्या है आपको कि इसको तोड़ना है इस कंपोनेंट में, और इसके पहले मैंने जैसे बताया था इस वाले केस को डिराइव करके कि हाँ ये आ जाएगा, उसी तरह से आपको ये भी डिराइव कर लेना है। और डिराइव करने से तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। बस कंपोनेंट को तोड़ना मैंने, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें पहले बता दिया है। कंपोनेंट तोड़ना, रिजल्टेंट निकालना, फोर्स निकालना, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आगे आप लोगों को आसान हो जाए। अब इसको क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है, ये नहीं याद आना है। ये कंपोनेंट तोड़ के इसके जस्ट पहले मैंने बता ही दिया आपको। तो मोशन इधर है तो P यहाँ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ होगा जो कि म्यू आर के बराबर होता है, इस तरह से नॉर्मल होगा। रिएक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, नीचे की ओर W लगेगा mg, ये अल्फा हो जाएगा। सेम टू सेम ये केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम लोग tan phi को पुट करते थे, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। और F इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू म्यू आर होता ही होता है, ये कन्फर्म है, ठीक। अब आते हैं ये केस ऐसा केस है कि एक तो हॉरिजेंटल है, इससे यह प्लेन इस तरह से इंक्लाइंड है अल्फा डिग्री पे। यहाँ पे देखो फोर्स क्या था, जो फोर्स है वह इंक्लाइंड के एलोंग लग रहा था, इंक्लाइंड के एलोंग लग रहा था। यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है इंक्लाइंड के एलोंग नहीं लग रहा है, यह फोर्स इंक्लाइंड से भी थीटा एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पे लिख लेना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द अप्लाइड फोर्स, उसको कहेंगे थीटा, ठीक। ऐसा लग रहा है। अब इसमें क्या क्या केस होगा, मोशन क्या है, उधर की ओर जा रहा है क्योंकि P उधर लग रहा है, मोशन उधर की ओर होना है इसको। अब क्या क्या लगेगा, ये कन्फर्म है कि यहाँ ऐसा इस तरह से रिएक्शन फोर्स R लगेगा, नीचे की ओर ये कन्फर्म है कि W लगेगा जो कि mg होता है, और इधर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा जो कि म्यू R के बराबर होता है। ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब इसमें कंपोनेंट टूटेगा, कौन कंपोनेंट, आपको अगर ये वाला कंपोनेंट मिल गया तो बस आप क्या करोगे, इस कंपोनेंट को लिखोगे, इस कंपोनेंट को लिखोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उससे आपको ये P की वैल्यू आएगी, ठीक है। कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ, ये W है तो इधर के कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा, W cos अल्फा, इधर कौन सा आएगा, W sin अल्फा। बट ये P है, P भी तो आएगा ना, ये थीटा है ना, तो ये भी टूटेगा। इधर की ओर क्या आएगा, P cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर P का कंपोनेंट इधर टूटेगा और इधर टूटेगा, मतलब इधर हो जाएगा क्या, P sin थीटा। बस उसको जब रिजॉल्व करोगे, इसके अलॉन्ग फोर्स ले लोगे, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लोगे, P की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। म्यू की वैल्यू tan phi में रखोगे तो P की वैल्यू ये आ जाएगी। डायरेक्ट याद रखना है आपको। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, जो कि ये एंगल होता है। फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द अप्लाइड फोर्स, और बाकी तो सब पता ही है, कॉस फाई। अब देखो ये जो P है मिनिमम कब होगा, जब ही मिनिमम होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो, 1 हो जाए। डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाता है तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, ये होगा। और अगर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ये है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर 1 है। डिनोमिनेटर 1 का मतलब है कि कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इजिकल टू 1 है। इसका मतलब कि थीटा माइनस फाई 0 है, इसका मतलब थीटा इजिकल टू फाई है। मतलब कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उतने ही के बराबर यह थीटा हो जाए, मतलब जितना इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही के बराबर इसके ऊपर फोर्स लग जाए तो कहेंगे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा हमको। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि रिजल्टेंट F और R का रिजल्टेंट और R के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। क्लियर है, ये समझ गया। आइए ये केस क्या है, ये केस है वही वाला केस है, P लग रहा है इस तरह से थीटा के ऊपर,
सेम टू सेम सब चीज़ वही लगेगा इधर की ओर। जब P इधर लग रहा है, अब मोशन देखेंगे, मोशन किधर है, इधर है मोशन। जब मोशन इधर है तो इधर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F इक्वल टू म्यू R। इधर लगेगा R, आपको पता है यहाँ पे लगेगा W जो कि mg होता है, ये अल्फ़ा हो जाएगा। इसको तोड़ दो दो भागों में, एक तो इधर टूटेगा W cos अल्फ़ा, एक इधर टूटेगा W sin अल्फ़ा। अच्छा, P भी टूटेगा, एक इधर टूटेगा P cos थीटा, एक इधर टूटेगा P sin थीटा। जब इसके एलोंग फोर्स को कंसिडर करोगे, इसके परपेंडिकुलर एलोंग फोर्स को कंसिडर करोगे, तो जब निकालोगे वैल्यू तो P की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो एक केस में ये, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, ये 4 केस बनते हैं। 2 केस और है जो कि मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको पहले ये नोट कर लो, उसके बाद 2 केस में और बताता हूँ। बस रिजल्ट याद रखो। अगर रिजल्ट याद नहीं रहता है तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए मैंने बता ही दिया है, बस कंपोनेंट तोड़ो, प्रॉब्लम बनाओ। प्रॉब्लम जब भी आएगा ना, ये सब रिजल्ट आपको याद भी नहीं रहेगा। जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा मुझे तो यही सीखना था। कंपोनेंट तोड़ो, जो कि हम लोग पहले बहुत सारा एग्जाम्पल को कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, फ्रिक्शन में क्या है, बस खाली फ्रिक्शनल फोर्स को हमें कंसिडर कर लेना है, बाकी सब काम जैसे हमने पहले किया था वही चीज़ है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। आइए 2 केस और देखते हैं हम लोग। करना क्या है हम लोगों को, देखो यह केस, यह ऐसा केस है कि यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, ये बॉडी ब्लॉक है, ब्लॉक हमने नहीं बनाया है, उसको एक पार्टिकल मान लिया है। मोशन नीचे की ओर हो रहा है, इस मोशन को रोकने के लिए, इस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए। तो अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो कन्फर्म है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा F, और यहाँ से इसका एक वेट लगेगा नीचे की ओर mg। ये अल्फ़ा है तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इधर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन R लगेगा, ये भी अल्फ़ा होगा। चूँकि ये हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स, ये भी हॉरिजेंटल है, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा, जो कि पैरेलल लाइंस। जब ऐसा केस होगा तब जाकर के P की वैल्यू ये होगी। ये कब होगी, जब अल्फ़ा फाई से बड़ा हो। अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। P की वैल्यू ये होगी जब फाई अल्फ़ा से बड़ा होगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है और हॉरिजेंटल फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वैल्यू ये होगी, इसको स्थिर रखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट केस, ये कह रहा है कि ये तो मोशन नीचे हो रहा था, यहाँ मोशन ऊपर हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। एक लगेगा नीचे की ओर W, जो कि होगा mg। अगर W यहाँ लग गया तो एक क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर से R। किसका रिएक्शन, तो यहाँ अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा होगा। अब इसमें तो कुछ लगना नहीं है। करना क्या है, देखो भाई, इसका भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो हॉरिजेंटल ही है, ठीक है ना, ये हॉरिजेंटल है। अब करना क्या है, ये रिएक्शन फोर्स है, ऐसा केस रहे, कंपोनेंट को तोड़ो और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ भी कंपोनेंट को तोड़ोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं लैडर का। ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। देखो, अगर लैडर मतलब अगर आपका एक सीढ़ी है और ये कंपोनेंट है, इसका जो टोटल का टोटल लेंथ है वो लेंथ मान लो L है। टोटल का लेंथ है, इस लेंथ का जो वेट है वो इसके मिड पॉइंट पे कंसिडर किया जाता है, और यह जो है नीचे की ओर हमेशा लगेगा वेट, तो यहाँ वेट हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, mg, मतलब मास पूरे का, और g नीचे लगेगा, या फिर इसको कह सकते हो कि L लग रहा है। अगर ये टोटल L है, ये थीटा है, तो ये कंफर्म है कि ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो जाएगा, थीटा है तो क्या लग जाएगा, L cos थीटा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये हो जाएगा L sin थीटा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी बस इसका फंडामेंटल देख लो होता क्या है इसके अंदर। अब ये लैडर है, हमेशा अगर इसके ऊपर कोई चढ़ता है तो ये हमेशा क्या होगा, नीचे मतलब ऐसे है ना, तो ऐसे आने की कोशिश करता है। तो ऐसे आने की कोशिश करेगा तो ये भाग इधर भागेगा, ये भाग नीचे की ओर भागेगा। तो इसका जो मोशन है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का जो मोशन है वो कन्फर्म है कि इधर की ओर होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसका मोशन कन्फर्म है कि इधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो जब इसका मोशन इधर की ओर हो रहा है, तो जब ये मोशन इधर हो रहा है तो मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो ये वाला लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इधर, FA, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एट A लिख लेना। जब फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है
तो जो इसके ऊपर जो बॉडी, अगर इस पॉइंट को हम माने तो ये बॉडी नीचे की ओर, इसका रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा आर ए। ये क्लियर हो गया। ये बॉडी नीचे आ रहा है, मतलब इसका मोशन नीचे हो रहा है, तो कन्फर्म है कि मोशन के अपोजिट इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो एफ बी, पॉइंट बी है तो फ्रिक्शनल फोर्स एट द पॉइंट बी ऊपर की ओर लगेगा। जब यह नीचे की ओर आ रहा है तो जो एफ बी क्यों लिख दिए हम, यहाँ रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन होगा आर बी। अच्छा, जब ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो इस पॉइंट पे ये वाला जो प्लेन है यह रिएक्शन इधर की ओर लगेगा। ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगता है। तो ये केस होता है लैटरल फ्रिक्शन का। जब हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा केस बना सकते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्शन का मेन फंडा है, यही चीज़ होता है फ्रिक्शन के अंदर, और कुछ नहीं होता है। बस कंपोनेंट तोड़िए, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू आर होता है। फाई याद रखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा याद रखना है, एंगल ऑफ रिपोज। थीटा याद रखना है, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड जो अप्लाइड फोर्स है वो। और केस याद रखना है, बस इतना याद रख लो, फ्रिक्शन आपका खत्म। बस क्वेश्चंस करते जाओ, अब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सब समझ में आएगा। धीरे धीरे मैं सारा टॉपिक आपको बताते चला जाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा भी, क्वेश्चन का एक सेशन ही रख देंगे हम, और आप बस नोट्स मारते चले जाओ। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, उस नोट्स को फिर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।